दोस्तों स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। हम लोग लगातार कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और वर्ष 1905 से लेकर 1919 के बीच जो घटनाएं घटी है, जो क्रांतिकारी युग रहा है, उसमें क्या सब घटनाएं घटित हुई है उसका हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था वह उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे, और साथ ही साथ उसके प्रत्युत्तर में जो आंदोलन किए गए भारत में, खासकर जो बंगाल के क्षेत्र में आंदोलन हुए थे, उस पर भी हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। आइए उसी क्रम को हम अब आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, हमने जिक्र किया है। गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आपको पता होगा कि वर्ष 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। यह सवाल कई बार पूछा गया, लगातार बीपीएससी यह सवाल पूछ रही है। तो 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। फिर 1906 का जो वर्ष था उसमें कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। हालांकि 1906 के अधिवेशन में कई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं गर्म दल और नरम दल को लेकर के, कि अध्यक्षता कौन करेगा, गर्म दल के लोग करेंगे या नरम दल के लोग करेंगे। तो किसी तरह से 1906 का अधिवेशन तो बचता है, लेकिन 1907 के अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में आपको पता है कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसी अध्यक्षता के विषय पर और मतभेद के आधार पर। तो खैर वह 1907 की बात है, हम अभी बात करेंगे 1906 की। 1906 में एक बड़ी घटना घटित होती है, वह है मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। एक इसको सामान्य घटना आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कही जाती थी भारत में। हमने 1857 की क्रांति को देखा है। 1857 की क्रांति में हमने देखा है किस तरह से हिंदू मुस्लिम एक होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन देखिए वर्ष 1906 तक आते आते मुस्लिम लीग अलग एक राजनीतिक संगठन स्थापित हो जाती है, जो कि कांग्रेस के विरोध में या कांग्रेस के प्रत्युत्तर में होता है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? तो परिस्थितियां उत्पन्न होने के पीछे कई कारण रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का जो रोल रहा है वो मुख्य रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में देखा था कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के वजह से उनको पराजय हाथ लगा था, और स्थिति ये उत्पन्न हो गई थी कि यह अगर कंटिन्यू होता यह क्रांति तो शायद अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना पड़ता। तो उस परिस्थिति का जो आकलन किया था अंग्रेजों ने, उसी के आधार पर यह तय किया था कि अब सबसे पहला काम हमारा है कि फूट डालो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालो और फिर अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। उसी का परिणाम था वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो किया गया था उसमें जो मुख्य आधार थे वह धार्मिक ही थे। हमने पहले भी कल के क्लास में ही जिक्र किया है आपसे कि हिंदू और मुस्लिम बाहुल एरिया को दो भागों में बांट दिया गया था। जो पूर्वी बंगाल का एरिया था वह मुस्लिम बाहुल, और जो पश्चिमी बंगाल का एरिया था वह हिंदू बाहुल एरिया था। हालांकि अंग्रेजों ने जो तर्क दिया कि प्रशासनिक आधार पर हम यह बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन कारण यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया जाए, देश में सांप्रदायिकता के रंग को घोल दिया जाए ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। और उसका परिणाम भी हुआ, अंग्रेजों को लाभ हुआ 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना के रूप में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या रही आप तो समझ ही रहे हैं। क्यों मुसलमान अलग अलग थलग हो रहे थे? तो अंग्रेजों की नीति की वजह से, अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसी के तहत मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस एक मजबूत संगठन स्थापित जब 1885 में हुई थी, लगातार प्रयास करते हुए एक मजबूत संगठन के रूप में स्थापित हो गई थी, राष्ट्रीय फलक पर काम कर रही थी। लगातार उसकी राजनीतिक सक्रियता की वजह से अंग्रेजों को काफी परेशानी हो रही थी, और उसमें अगर हिंदू मुस्लिम एकता रहे तो और काफी मुश्किलें उसके सामने थी। तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुसलमानों को धार्मिक आधार पर उससे अलग करना आवश्यक था, और इसीलिए मुसलमानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि आपका राजनीतिक हित अलग है, आप इन लोगों के साथ न रहें। और वह इस बात को समझाने में सफल भी रहे। परिणाम यह हुआ कि हमने देखा था स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसमें हमने आपसे जिक्र किया था कि दो वर्ग जो है इस आंदोलन से अलग रहे थे। उसमें एक मुसलमान थे और एक किसान थे। दो बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग भारत का इस आंदोलन से अलग रहा था। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए जो अक्टूबर 1906 ईस्वी में शिमला में जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इससे पहले प्रथम हुए थे, तो लॉर्ड मिंटो से एक शिष्टमंडल शिष्टमंडल जो है एक प्रतिनिधि मंडल मुसलमानों का आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करता है।
तो देखिए ये मुलाकात क्यों किया गया शिमला में। मुलाकात जो मिंटो से शिमला में किया गया, आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां नेतृत्व कर रहे थे मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे मुसलमानों का, वो उसमें शामिल होते हैं और मिंटो से यह जाकर कहते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हम आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, हम आपकी बातों को मानेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम बंगाल विभाजन का भी विरोध करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग दीजिए, हमारी राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कीजिए और कांग्रेस में जो हमारे हित कुचले जा रहे हैं वह आप बचाइए। तो यह प्रयास था, यह मुसलमानों के द्वारा आगा खां के नेतृत्व में यह प्रयास किया गया था शिमला में। हालांकि ये सारी चीजें जो है अंग्रेजों की ही रची बुनी व्यवस्था थी। मिंटो तुरंत इस बैठक में शामिल होता है, शिष्टमंडल से बात करता है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आपके राजनीतिक हित की रक्षा की जाएगी और अंग्रेज आपका साथ देंगे। आप केवल और केवल क्या करिए, तो बंगाल विभाजन का जो विरोध हो रहा है आप उसमें शामिल ना होइए, आप समर्थन कीजिए बंगाल विभाजन का और साथ ही साथ कांग्रेस का भी आप विरोध करिए। तो पूर्वी बंगाल में जो बंगाल विभाजन था उसका वो समर्थन करता है। इसी मुलाकात के बाद मुसलमान समर्थन करते हैं बंगाल विभाजन का। तो आप समझ सकते हैं आगे जो परिणाम होता है वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है सलीमुल्लाह के द्वारा, जो कि वहाँ के ढाका के नवाब थे, उनके द्वारा बुलाया जाता है। उसी कॉन्फ्रेंस में जो है यह तय किया जाता है कि अब आगे जो है हम एक संगठन बनाएंगे, मुस्लिम लीग के नाम से एक संगठन बनाएंगे जो कि हमारे हितों का, मुसलमानों के हितों का, राजनीतिक हितों की रक्षा करेगा। तो यह बैठक 30 दिसंबर 1906 को ढाका में होता है। नवाब सलीमुल्लाह खां जो वहाँ के नवाब थे, साथ ही साथ आगा खां और मोहसिन उल मुल्क द्वारा लीग की स्थापना वहीं कर दी जाती है ढाका में। सलीमुल्लाह खां को ही इसका संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके ही पहल पर इसकी स्थापना हुई थी। तो संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो सलीमुल्लाह खां होंगे और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। तो प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, तो आगा खां आपका उत्तर होना चाहिए। साथ ही साथ इनके संयुक्त सचिव बनाए गए थे दो व्यक्ति को मिलाकर, उन दोनों का नाम मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क था। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क दो संयुक्त सचिव बनाए गए थे, यह भी सवाल पूछा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है मुस्लिम लीग का वह लखनऊ में बनाया गया था। अब देखिए जो स्थापना कर दी गई मुस्लिम लीग की, हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि किस कारण से इसकी स्थापना हुई थी, राजनीतिक हितों की सुरक्षा की बात कही जा रही थी। अब देखिए लीग का उद्देश्य क्या था, तो हमने तीन अलग अलग वाक्य लिखे हैं इसके उद्देश्य को लेकर, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो तीन मुख्य उद्देश्य थे मुस्लिम लीग के। पहला कि मुसलमानों का ब्रिटिश के प्रति निष्ठा बढ़ाना। तो जो मुस्लिम समुदाय है वह ब्रिटिशर्स के प्रति, अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ाए, मजबूत करे, ईमानदार रहे, उसके प्रति लॉयल रहे, यह इसका एक उद्देश्य था, पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य था मुस्लिम लीग का। दूसरा था कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा की जाए और विस्तार की जाए। तो यह तो इस उद्देश्य से तो स्थापना हुआ ही था कि जो मुसलमान है उसके राजनीतिक हितों की रक्षा की जाए और उसका विस्तार किया जाए लगातार। साथ ही साथ इस बात को भी शामिल किया गया था कि मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति जो कटुता है उसको दूर किया जाए, नजदीकी बढ़ाया जाए। तो हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये दो उद्देश्य जो है यही इसकी पृष्ठभूमि भी थी और यही दो टारगेट था मुस्लिम लीग का, और यही दो टारगेट अंग्रेजों का भी था कि इसी आधार पर मुसलमान जो है वो अलग हो सकते हैं। और उसके बाद वर्ष 1907 ईस्वी में इसकी जो अगली बैठक होती है मुस्लिम लीग की, अगला जो अधिवेशन होता है वह कराची में होता है, बहुत विशेष नहीं है। लेकिन 1908 ईस्वी में जो अमृतसर में इसके अधिवेशन का आयोजन होता है मुस्लिम लीग के अधिवेशन का, 1908 अमृतसर अधिवेशन, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है अंग्रेजों से कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए ताकि हमारे प्रतिनिधि अधिक से अधिक बढ़े और हमारे राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। और अंग्रेज भी यही चाहते थे कि इनको आगे बढ़ाया जाए ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। परिणाम ऐसा ही हुआ। 1908 ईस्वी अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा, और अगले ही वर्ष 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है भारत में, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो आप ये समझिए कि एक अधिनियम लाया जाता है 1909 ईस्वी में, मार्ले मिंटो के नाम से मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा गया है। और इस सुधार में, इस अधिनियम में जो मुसलमानों की मांग थी, जो मुस्लिम लीग की मांग थी पृथक निर्वाचक मंडल की, उसे मान ली जाती है। पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, तो आप इसे समझिए।
पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब यह हुआ कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं उसका चुनाव केवल मुस्लिम जो सदस्य होंगे, निर्वाचक होंगे, उसके द्वारा ही की जाए। तो इससे क्या होगा कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी, ये 1908 में किया गया और 1909 में इसे सहजता से स्वीकार कर लिया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। उसके बाद 1908 ईस्वी में ही एक घटना होती है कि लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद आमिर अली के नेतृत्व में स्थापित की जाती है। यह विस्तार की नीति थी कि मुस्लिम लीग के जो ब्रांचेज है उसको बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए, ताकि और जो वैश्विक मुसलमान है उसका भी समर्थन प्राप्त किया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मुस्लिम लीग से जुड़े हुए। अब आप समझ सकते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही जो भारत के स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास चल रहा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसको किस तरह से कमजोर किया गया। हालांकि गांधी जी के आने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी मजबूती मिली इसको फिर से खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन में, लेकिन बावजूद इसके बहुत हद तक अंग्रेज इस बात में सफल रहे थे कि भारत में सांप्रदायिक तनाव बना रहे, फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो आज हमने आपको 1906 की एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा किया है इस वीडियो में। आप तथ्यों को देख ले, इसमें से अधिकांश जो तथ्य हैं वह सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि सभी तथ्यों को एक जगह रखा जाए। तो आप देखते रहिए हाइप क्लासेस। हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।